चलो अब यहाँ पे अब आई होप स्ट्रेटेजी का मतलब समझ में आ गया कि वो सभी प्लान्स, वो सभी अप्रोचेस, वो सभी रोड मैप, वो सभी टेक्टिक्स, एक्शंस जो कि आप यूज करते हैं अपने आप को मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन सभी चीज़ों को आप जब यूज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजी कहेंगे। और कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर से ये स्ट्रेटेजी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव कर पाए। हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशंस एंड द मैनेजमेंट। देखो इसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है स्ट्रैटेजी। क्या क्या हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर और उन्हें किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट मीन्स उसे हम अप्लाई करने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले चैप्टर को कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अचीव करेंगे, मेंटेन करेंगे स्ट्रैटेजी फिट है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये 4 नंबर में काफ़ी बार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि एलिमेंट ऑफ द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं। देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्ट्रैटेजिक फिट, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट है, इसके 4 कंपोनेंट है, इस 4 से 7 में टोटल 10 से 12 पॉइंट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वही छोटा सा एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब मैंने बता दिया कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, राइट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हर चीज़ को आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो अवेलेबल साधन है, उनका सही ढंग से आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उन सब को हम मैनेज करके चल रहे हैं, उसे बोलेंगे हम मैनेजमेंट, राइट। सप्लाई चेन का तो पता ही है क्योंकि हम पूरा सब्जेक्ट इसी के पूरे जो वीडियो अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपको पता भी होगा। देखो ये आपको नज़र आ रही होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी अपलोड की हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे 2023-24, 2024-25 के सेशन के अंदर जो आने वाले हैं उन सबको डिस्कस किया है। आप देख पा रहे होगे चैप्टर सारे अभी तक 5 के 5 चैप्टर मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी एक्चुअल में होती क्या है। अब देखो आपके एग्ज़ाम चले हुए हैं, सब बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं। ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अब जनवरी के मिड में या फिर मैं कहूँगी जनवरी के लास्ट वीक तक आपके सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप ये एग्ज़ाम ऐसे ही देने जा रहे हो? नहीं ना, हर किसी पर्सन की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, अलग 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 रणनीति होगी, अलग अलग अप्रोचेज होगी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। अब आपको सबको पता है, जैसे कि मैं आपके ही बीकॉम क्लासेस का एग्जांपल लेती हूँ। बीकॉम क्लासेस के अब एग्ज़ाम चले हुए हैं और आपका है इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सभी सब्जेक्ट आपकी इस सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, और आपका इन सब का एग्ज़ाम है। ठीक है, और एग्ज़ाम मैं मान के चल रही हूँ जैसे कि 29 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट थे 23 से, और आपके जनवरी तक मैं कह रही हूँ कि लास्ट एग्ज़ाम कॉस्ट अकाउंटिंग का है। लास्ट एग्ज़ाम जो कि है आपका 12 जनवरी 2024 को ये ख़त्म है। क्या आप 29 या 28 तारीख को पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं ना, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर एक पाथ होगा जिसके थ्रू आप इन सब की तैयारी करेंगे कि मुझे 3 दिन के अंदर इनकम टैक्स करनी है, 3 दिन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, 2 दिन के अंदर जीएसटी करनी है, 2 दिन के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी है, 2 दिन के अंदर ऑडिटिंग करनी है, 4 दिन के अंदर मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। आप ये एक रणनीति बना के चलेंगे कि आप एक पाथ बना के चलेंगे कि मुझे इतने इतने टाइम के अंदर मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट कवर करना है। ठीक है, रिवीजन करनी है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना, समझना 1 महीने से पहले होना चाहिए, राइट। जो कि मैं आपको नॉर्मली बताती भी हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसा होता है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। मोस्ट ऑफ ये होता है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी का मतलब बता रही हूँ कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी कमांड का यूज़ कर रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे भागने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप
प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हो। अब आपको क्या देना है, एग्ज़ाम देना है, ये है आपके गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए आपने जो भी रणनीति बनाई, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई, उसे हम क्या कहते हैं, जो भी अप्रोचेस आप यूज़ कर रहे हो, जो भी प्लान भी आप यूज़ कर रहे हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी कहेंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी हमारी कुछ एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आप रिसोर्सेज को अवेलेबल करवा रहे हो, जिससे कि फाइनल कस्टमर जो आपका ये है, कस्टमर जो है, इसकी वांट्स जो है, इसकी जो नीड है, इसकी जो रिक्वायरमेंट, आप उसको क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। इसके लिए साधन प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, अवेलेबल करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ अ स्ट्रैटेजी, इट रेफर टू द ओवरऑल अप्रोच और रोड मैप यूज टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आप अप्रोचेस, जो भी आप रोड मैप का यूज़ करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी कहेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बट ये बिजनेस के अंदर भी, कोई वॉर है, लड़ाई छिड़ी हुई है, उसके अंदर भी, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी, या फिर किसी भी फील्ड के अंदर स्ट्रैटेजी हर जगह यूज़ होती है। और सबकी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू फील्ड, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, ये चेंज होती रहती है। ओके, द स्पेसिफिक एक्शंस और द टैक्टिक्स यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ बॉर्डर प्लान। अगर आपको कोई बॉर्डर प्लान इम्प्लीमेंट करना है तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। अब मैं कहूँ कि आपने ये प्लान बनाया आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कह रही हूँ कि आप इसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी रखेंगे, क्यों, क्या पता आपकी भाई सेहत खराब हो जाए, या फिर आपको बाहर जाना पड़े, या फिर आपको कोई घर के काम हो जाए, तो 2 से 4 दिन आप अपने एक्स्ट्रा, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रेस पीरियड भी रखेंगे, कि इन केस आपका काम लेट भी हो सकता है, क्या पता आपका काम जल्दी भी हो सकता है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो तो जल्दी हो सकता है। तो इस तरीके से कितने लंबे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई आप एक्शन लेंगे, कोई ना कोई आप क्या करेंगे, गतिविधियां करेंगे, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, हम टाइमिंग को ध्यान रखते हैं, हम स्पेसिफिक जो टास्क होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं, एग्जीक्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। ओके, यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जाता है, मेनली टू अचीव अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज इन देयर इज अ मार्केट। समझ पा रहे हो, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रही थी, वो उम्मीद करती हूँ आपको इस लाइन में समझ में आ गया होगा, कि जो भी आपका कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको अचीव करने के लिए, जो आप अचीव करना चाह रहे थे, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए या फिर कहूँ शॉर्ट टाइम के लिए, ये डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी इज overarching the plan for managing the flow of the goods and services from the sources of the raw material to the delivery of the finished product to the customer। ये अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता क्या है, ये ओवरऑल क्या होती है, प्लान होता है जिसकी मदद से आप क्या हर चीज़ को क्या कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो। इट आउटलाइन ऑन द की प्रोसेस, ये की प्रोसेस के ऊपर में इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, कि कहाँ से सामान आप अरेंज कर रहे हो, अगर अरेंज कर लिया तो उसको अरेंज करने की कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं आई, अगर ज़्यादा आ रही है तो कोई और प्लान अप्लाई करेंगे कि उसकी कॉस्ट कम आए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज़ करना है, तो कहने का मतलब जो की पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है और जिसकी वजह से आप कॉस्ट इंक्रीज कम भी कर सकती है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। क्यों, क्योंकि आपको हर चीज़ का ऑप्टिमाइज करना है, हर चीज़ को ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करना है, बढ़िया तरीके से आपको उसका प्रयोग करना है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आर नॉट स्टैटिक। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ना, वो लगातार स्थिर नहीं रह सकती, कि आज जो प्रेजेंट में मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हूँ वो अब जनवरी फरवरी मार्च तक तो अप्लाई हो सकती है, बट क्या वो पूरे साल अप्लाई हो सकती है, क्या पता भाई मेरे आसपास के सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस अलग हो, क्या पता मेरी सिचुएशंस अलग हो। ठीक है, अब समझ पा रहे हो ना, तो ये स्टैटिक नहीं होती, ये हमेशा चेंज होती रहती है आपकी स्ट्रैटेजी की। क्यों, क्योंकि आप किसके अंदर रह रहे हैं, एक मार्केट के अंदर रह रहे हैं। मार्केट में आपके काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपके इंटरनली फैक्टर होते हैं और एक आपके होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हो, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आप कंट्रोल करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है,
अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आपको कोई ना कोई चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर है, जो मैं कहूँ कि ये आपका कॉम्पिटिटर है, सेम प्रोडक्ट आपकी तरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, और आप एज इट इज़ वही सेम प्रोडक्ट आप भी सेल कर रहे हैं। अगर इसने कोई ना कोई अगर चेंज किया अपने प्रोडक्ट के अंदर, इवन प्राइस के अंदर, अपने सप्लाई के अंदर, कि किस तरीके से कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज नहीं करेंगे? वैसी बात है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ये भी चेंज होगा, है ना। तो यही बात है कि क्योंकि मार्केट के अंदर जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब आपके अंदर वही खूबी होगी। दैट मीन्स मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि चालान का था, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसके ऊपर चालान लगेगा। ये बहुत मतलब 1-2-3 सालों से ज़्यादा एप्लीकेबल हो गया, बट पहले भी था, बट पहले इतना सीरियसली मैटर नहीं था, ये सबको पता है। बट जब से गवर्नमेंट ने इन चालान की जो अमाउंट है, कैश की जो अमाउंट है, कि पेनल्टी की बात की जाए, फाइन जो लगता है वो बढ़ा दिया है, 4 से 6,000 कर दिया, 10,000 कर दिया है। क्या जो हेलमेट बनाने वाले फैक्ट्री है उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो गई है ना? तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। अगर मैं थ्रेट का एग्जांपल लूँ, थ्रेट के एग्जांपल में जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने से आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है, बट कुछ दुकानदार अभी भी ऑनलाइन की बजाय वो कैश इन हैंड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स करने पसंद करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कैशबैक का जो ऑफर है, जो उनको चलाना नहीं आ रहा, गूगल, पेटीएम, फ़ोनपे, ठीक है, ये चलाने नहीं आ रहे, तो उनके लिए थ्रेट है मार्केट में रहना। क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को, अपडेटेड चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। अगर दुकानदार ने नहीं अडेप्ट किया तो वो पीछे रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकते हैं और थ्रेट भी लेके आ सकते हैं। थ्रेट होता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है, दूसरे कंपटीटर को वो चीज़ आती है, वो थ्रेट होगा आपके लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे, अब आई होप स्ट्रैटेजी का मतलब समझ में आ गया कि वो सभी प्लान्स, वो सभी अप्रोचेस, वो सभी रोड मैप, वो सभी टेक्टिक्स, एक्शंस जो कि आप यूज़ करते हैं अपने आप को मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन सभी चीज़ों को आप जब यूज़ करते हैं तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी कहेंगे। और कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर से ये स्ट्रैटेजी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव कर पाए। आई होप टॉपिक क्लियर है। अब यहाँ पे ये सिंपल सा टॉपिक है, क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क है। इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क क्या मतलब क्या है कि आपका मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप चीज़ों को क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो, गुड सर्विसेज को लेन देन करते हो, उस जगह की बात की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक वैल्यू प्रपोजल, ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहते हैं कि यूनिक वैल्यू प्रपोजल दो। दैट मीन्स जो आपके कस्टमर है ना, उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर ना ये कुछ यूनिकनेस दिखो, ऐसी यूनिकनेस दिखाओ जो आपके कंपटीटर में नहीं है, ठीक है। ऐसी यूनिकनेस दिखाओ जो कि आपके ओवरऑल मार्केट में कहीं नहीं मिलती, आप ही देते हो वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस तो सिंपल सा है, जो कि आप एक सप्लाई चेन में कौन कौन सी पाथ से गुजरते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरते हैं, उनकी बात की गई है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल फोकस। मैनेजरियल आते ही तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि हर चीज़ को आप मैनेज करके चल रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं आपके पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से कंप्लीट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी डिफाइन द connections and the combination of activity and function throughout the value chain to fulfill the business value proposal to there is a customer in the marketplace, ठीक है। कि फाइनली जो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, बिजनेस क्या कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनको इंटरलेट किया गया है इन 4 एलिमेंट्स के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट or the model for a companies to tailor their individual supply chain to unique characteristics and the challenges of their respective sector, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप होता है जिसके अंदर आप सभी गुड्स और इन्फॉर्मेशंस को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, मैनेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप
अपने प्रोडक्ट को अपनी कस्टमर तक फाइनली पहुंचा पाते हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एरिया की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिक वैल्यू प्रपोजल की बात की जाए, जिसको हम UVP भी कहते हैं, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशंस, तो इसमें कहते हैं कि आपके पास ये आंसर होना चाहिए, अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है भाई। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आज के टाइम में अगर मैं एप्पल कहूँ तो आपके दिमाग में, आई होप जो यूथ है उनके दिमाग में आ रहा होगा आईफोन, राइट। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, एप्पल मैं कहूँ तो उनके दिमाग में आएगा सेब, राइट। तो यही बात है, मैं कह रही हूँ कि फ़ोन कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। आपने कहा कि सबसे बढ़िया मुझे तो एप्पल है, मोस्ट ऑफ को सबकी चॉइस है। जैसे मैं अपनी क्लास में मोस्ट ऑफ पूछती हूँ कि अगर मैं एप्पल के रिव्यू लेने लग जाऊँ तो सबके पॉजिटिव व्यूज़ हैं, ठीक है। सैमसंग के लेने लग जाऊँ उससे कम मुझे नज़र आ रही मेरी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एप्पल ने कुछ यूनिकनेस दिखाई अपनी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी टूल्स के रिगार्डिंग, इवन हर चीज़ के रिगार्डिंग एप्पल के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है। दैट्स द रीज़न कि कस्टमर उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर बार कोई ना कोई नया चीज़, नई अपडेशंस लेके आ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिक प्रपोजिशन के अंदर क्या कह रहे हैं कि कंपनी को पता होना चाहिए कि क्यों कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कस्टमर दूसरे जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाई ए कस्टमर शुड चॉइस दैट ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स कंपिटिटर्स, ओके। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनका लिया जाए तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, जैपियर है, टेस्ला है, ये सभी आपके इसके अंदर एग्जाम्पल है, ठीक है। नेटफ्लिक्स का तो आपको नॉर्मल सी बात पता होगा कि जहाँ पर आप क्या है ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, गेम्स भी आते हैं इनके ऊपर। यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर यही ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मूवीज़ इनको डाल सकते हैं। वैसे यूट्यूब भी है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, बट इसके अंदर यूनिकनेस क्या है कि आप ये जो नेटफ्लिक्स वाले हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोपाउंडर्स है, वही इन चीज़ों को डाल सकते हैं और कोई पर्सन नहीं डाल सकते। बट यूट्यूब पे तो क्या होता है, सब पर्सन डाल सकते हैं। जैपियर की बात क्या है, एक ऐसा ऑटोमेशन पॉइंट है जिसके अंदर क्या करता है, जब कोई एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर आपको कनेक्ट करना है, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट करना है, ये एक ऑटोमेशन पॉइंट है जिससे आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि अपनी इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को देना चाहते हैं, आपके पास जो डाटा है आप अपने बॉस को देना चाहते हो, तो डायरेक्ट आपके बॉस पे पहुंच जाए, तो यहाँ पे आप जैपियर का यूज़ करते हैं, जिसके कारण आप क्या करते हो, आपका टाइम जो है सेव हो जाता है और काफ़ी सारा काम आप इसमें कर सकते हो। ज़्यादा इतना डिटेल की बात नहीं, बट आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इंटरनल प्रोसेस क्या है, क्या आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं अपनी पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मैनेजरियल फोकस की बात, मैनेजरियल फोकस में क्या है कि सप्लाई चेन लिंकेज बिटवीन द सप्लाई चेन प्रोसेस एंड द बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन दोनों के बीच में क्या होना, जो कि अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, फाइंडिंग द स्ट्रैटेजी फिट, इसके अंदर ये डिस्कस होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए फाइंडिंग द स्ट्रैटेजिक फिट, देखो इसके अंदर पता है क्या है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को और जो कंपटीशन जो चल रहा है मार्केट में और उसके साथ और एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके साथ क्या आपकी स्ट्रैटेजी मैच हो रही है, नहीं हो रही है, समझ पा रहे हो। दैट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और आपके जो कंपटीटर है उसकी स्ट्रैटेजी है, और एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, अगर इनके साथ, ये मैं ऐसे गोला बना देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये सभी चीज़ हैं, ये आप हैं, यू एंड योर कंपटीटर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, इनके साथ जो आपके कॉमन पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये होता है स्ट्रैटेजी फिट। ये पॉइंट आपकी है क्या है जो फिट हो रही है, समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी फिट रेफर टू द अलाइनमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिटवीन अ कंपनी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड इट्स सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी। इट इज एसेंशियल आस्किंग is the way we manage our supply chain effectively, supporting and the enabling us to be achieve our overall business goal. That means अपने गोल को हम जब अचीव कर रहे हैं, हम सभी एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही परफेक्ट पॉइंट में जाएं, और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना इस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी फिट मीन्स दैट
बोथ द कम्पिटिटिव एंड द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी हैव बीन अ सेम गोल, कि आपका गोल जो बाहर जो गोल चल रहा है वो आप सिमका के सेम गोल होना चाहिए, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं इसका छोटा सा, देन आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। मैं कह रही हूं, अब देखो एग्जाम देखो, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम कब होते हैं, आपका 6 और अगस्त के अंदर आपके एडमिशन्स होते हैं, राइट। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना शुरू होते हैं, ठीक है। फिर ये होते हैं आपके 1st, 3rd, 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम, ठीक है। देन उसके बाद अप्रैल में आपके 2nd, 4th, 6th के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। इन एग्ज़ाम के फिनिश होने के बाद क्या जनवरी, मैं या कहूँ फरवरी के अंदर आप 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर की बुक्स परचेज करना चाहेंगे? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अप्रैल में इनके एग्ज़ाम हैं। तो जनवरी और फरवरी के अंदर आप इन बुक्स को परचेज करेंगे जो कि इवन नंबर है, इन सेमेस्टर्स की बुक्स को परचेज करेंगे। क्या आप मार्केट में जाके सब शॉपकीपर से पूछेंगे कि सर हमारे पास आपके पास ये बुक है या नहीं है? जैसे कि इनकम टैक्स का एग्जांपल लूँ, या फिर मैं बात करूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो कि अब आगे आपके 6th सेमेस्टर में आने वाले हैं, ठीक है। आप मार्केट में जाएंगे, आपने डिमांड क्रिएट करी, ठीक है। तो जो सप्लायर है आपका वो क्या कहेगा कि देखता हूँ, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? नेक्स्ट दुकानदार के पास, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी फिट का मतलब क्या है कि आपके पास जो अवेलेबल जो स्ट्रैटेजी है, अवेलेबल स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपके पास ये रणनीति होनी चाहिए कि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं मेरे पास इस सारे का स्टॉक होना चाहिए, जिससे मैं अवेलेबल डिमांड को अवेलेबल सप्लाई के साथ मैच कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि डिमांड को जब तक हम सप्लाई के साथ मैच नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब आगे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर यही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द इशू of the achieving a strategic fit is the key consideration during the supply chain strategy. Strategic fit required that all the function within a firm and the stage in the supply chain target the same goal होना चाहिए। क्यों? अब सेम गोल क्या है, उनको भी इवन सेमेस्टर्स की बुक खरीदनी है और सप्लायर के पास भी इवन सेमेस्टर की बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 कंपोनेंट है जो कि इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड द सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी। समझ पा रहे हो? ये कह रहे हैं कि कस्टमर को आप समझो कि कस्टमर क्या चाहता है, जो चाहता है क्या आपके पास है, अगर है तो कहीं ना कहीं आप उस इन्वायरमेंट में फिट हो रहे हो, उस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, जो आपका कस्टमर है कहीं और मूव कर जाएगा और इवन अपनी क्लास में ये भी कहेगा कि उस दुकानदार के पास तो मिलती ही नहीं है भाई, उसके पास नहीं आई अभी तक, उसके पास मिलती है जहाँ से मैं लेके आया, है ना। प्ले ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो दैट्स द रीज़न कि आपको अपने कस्टमर से को पहचानना होगा कि उसको किस टाइम क्या चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि आपकी चेन के अंदर कितनी अनिश्चितता है, कि जैसे डिमांड है क्या आपके पास सप्लाई है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एकदम से अरेंज करोगे। और जब भी आपकी किसी भी चीज़ को एकदम से अरेंज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये हम लास्ट पॉइंट से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक कंपनी मस्ट आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द कस्टमर सेगमेंट बीइंग सर्व्ड, ईच कस्टमर इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट विल टेंड्स टू हैव द सिमिलर नीड। ये कहते हैं कि हर कस्टमर, अब देखो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, 133 करोड़ जनसंख्या है, 143 प्लस हो चुकी है, 33 नहीं 143 है, 143 की क्रॉस जा चुकी है। क्या सबकी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, हर पर्सन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। इवन मैं अगर बात करूं एरिया वाइज, अपने भारत की अगर मैं नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और ईस्ट जोन की अगर बात करूं, सबकी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग है। इवन मैं बात करूं फीमेल मेल की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उनके प्रोडक्ट्स की क्या है रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इवन मैं एक ही पॉइंट की बात करूं, स्किन की अगर बात करूं तो एक ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। तो दैट्स अ रीज़न कि
सेम रिक्वायरमेंट के पर्सन को एक कॉलम में डाला गया है, उससे अलग रिक्वायरमेंट वाले पर्सन को उसके अलग कॉलम में डाला गया है, उससे अलग रिक्वायरमेंट वाले पर्सन को उससे अलग कॉलम में डाला गया। और इन कॉलम में डालने का मतलब ये है कि इन सब की क्या होने वाली है, अब सिमिलर नीड होने वाली है किसी एक पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो वेयर एज द कस्टमर, इसको हम क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए बच्चे, जो मैंने अभी ग्रुप बनाए हैं इनको हम कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कि आपने हर ग्रुप को क्या कर दिया, पूरे होल ग्रुप को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, दैट्स पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज अ सेगमेंट। अगर मैं एग्जांपल लूँ, सेगमेंट मैं किसके बेस पे कर सकती हूँ, डेमोग्राफिक के बेस पे कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं जेंडर की बात करूँ, मेल फीमेल वुमेन हो सकती है। लोकेशन की बात करूँ तो जो अर्बन एरिया वाले लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो रूरल वाले अलग है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो अर्बन और सब रूरल है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, है ना। इवन आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, अगर आप शहर के अंदर हैं, ठीक है, शहर के अंदर है और आपके पास ही मार्केट लगती है, तो क्या आपको ज़्यादा जल्दी जलने वाले मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि आप ड्यूरेबल गुड्स लें? नहीं ना। कौन ड्यूरेबल गुड्स है? ड्यूरेबल गुड्स समझते हैं ना, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकते हैं। तो ये सभी एक बात है जो कि हम इनकम के लेवल पे भी बेस कर सकते हैं, कि लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं, कि मतलब कि इनके बेस पर हम लोगों को समझ सकते हैं। देखो प्रोडक्ट हर तरह के आते हैं। अगर मैं दूध की थैली का एग्जांपल लूँ तो दूध की थैली आपकी 18 रुपये वाली भी आती है, राइट, एक 23 रुपये वाली भी आती है, एक 28 रुपये वाली भी आती है, एक 32 रुपये वाली भी आती है। देखो है तो चारों के चारों दूध, बट रेट के अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि वो इनकम लेवल के हिसाब से बताई गई। तो दैट्स अ रीज़न कि उनकी हर चीज़ के ऊपर प्रोडक्ट को बायफरगेट किया। आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि दुकान के अंदर अगर आप एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हो उसकी वैरायटी इतनी सारी मिल जाएगी कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्यों है? क्योंकि कस्टमर के ऊपर डिपेंड करके लोगों ने कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैमिली स्टेटस के रिगार्डिंग, अगर आप सिंगल है तो उनके रिगार्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर आप कपल्स है, मतलब कि 2 पर्सन है जिनकी मैरिड हो चुके हैं वो, तो वो क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर वो पूरी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, वो अलग होगी, ठीक है। साइकोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस की बात की जाए, फैशन ओरिएंटेड की बात की जाए, हर चीज़ के ऊपर कस्टमर को क्या किया गया है, बायफरगेट किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये जो टॉपिक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर 3rd सेमेस्टर के अंदर ज़रूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है, ये तो हो गया है जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब बात करते हैं सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है। अनसर्टेनिटी help the company to identify the extent to the unpredictability of demand and supply that the supply must be prepared for. New product being introduced have high supply uncertainty because design and the productions process are still evolved. पता है क्या कह रहा है कि जो अनप्रडिक्टेबिलिटी क्या दिखा रहे हैं कि एकदम से कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, एकदम से आपके पास सप्लाई भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि सडनली डिमांड आई और जो कि सप्लाई के साथ मैच होनी चाहिए। मैंने कहा भी था, है ना, अगर सप्लाई के साथ मैच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। अगर नए प्रोडक्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट हैड बीन बी इंट्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाली है, अनसर्टेनिटी होने वाली है। कारण पता है क्यों है? अगर अभी उस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, क्या वो मार्केट में होगा? नहीं होगा। और उसको बनाना आपने अभी स्टार्ट किया है, दैट्स अ रीज़न कि उसकी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा वो, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है, मैच्योर्ड प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे, तो क्या उसके अंदर सप्लाई के अंदर अनसर्टेनिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो मार्केट में कभी पहले आया ही नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि 3-4 साल पहले आता था, तो उस प्रोडक्ट को लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। दैट्स द रीज़न कि हमें डिमांड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हर टाइम इवेल्युएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटी का मतलब पता है बच्चे क्या है? कि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो नॉलेज है कि जैसे कस्टमर चाह रहा है वैसे प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पिज़्ज़ा पहले सिंपल आता था, है ना। अब पिज़्ज़ा के अंदर क्या हो रहा है कि नई नई इवोल्यूशंस हो रही
है ना। अब पिज़्ज़ा जैसा बहुत कुछ आ रहा है, अब क्या चल रहा है, सैंडविच के अंदर भी पिज़्ज़ा की वैरायटी नज़र आ रही है, लोगों के अंदर ये स्किल है, लोगों के अंदर वो बेचने की तरीके हैं। अब देखो पिज़्ज़ा पहले सिंपल आता था, अब कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी आ रहा है, अलग अलग तरह के पिज़्ज़े आ रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, स्किल है लोगों के अंदर कि एक ही प्रोडक्ट से आप नई नई चीज़ों को क्रिएट कर पा रहे हो, है सेम चीज़ बट उसका आकार अलग कर दिया, है ना। लोग इन चीज़ों से ही तो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होती है कैपेबिलिटी। दूसरा इसके साथ आपको शब्द समझने की ज़रूरत है जो कि है ये रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि बीइंग एबल टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली व्हेन वी नीडेड, जब आपको जरूरत होती है। एग्जांपल इसके अंदर बेस्ट है डोमिनोज की पिज़्ज़ा की सर्विसेज। उसमें क्या कहते हैं कि अगर आपको 30 मिनट्स के अंदर आपको पिज़्ज़ा अगर नहीं डिलीवर हुआ तो क्या कहते हैं कि 30 मिनट तक अगर पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ तो कि आपके पैसे वापस, ये डोमिनोज वाले कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कितना जल्दी वो क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो लोगों को यही तो चाहिए कि कैसे हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, किस स्किल और रिसोर्सेज का यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट्स को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, और कितना जल्दी आप तक वो पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन के अंदर पूरी तरीके से सस्टेनेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग ए जोन ऑफ स्ट्रैटेजी फिट। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लिखा हुआ है कि अगर आपके स्ट्रैटेजी फिट के अंदर क्या है, जैसे आपकी डिमांड बाहर है, कॉम्पिटिटर जैसे सप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी वैसी है, क्या आप उन दोनों के साथ मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात की गई है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इमेजिन यू आर द प्लेइंग द आरके देन यू वांट टू हिट द ब्लू से। आरके पता क्या होता है, ये आपका ये गेम होता है इस तरीके से, ये गोल चक्कर है, ठीक है, ऐसे होता है ना ये गेम कि बाहर रेड फिर ब्लू फिर वाइट फिर बीच में ऐसे एरो डालने का निशान होता है। कह रहे कि आप एक आपके पास क्या है, एक एरो है, अगर ये एरो यहाँ पर जाके हिट हो गया तो नॉर्मल सी बात है आप अपनी स्ट्रैटेजी में फिट हो गए। अब यहाँ आके फिट होना दैट मीन्स इन सारी बाधाओं को हटा के आप क्या कर रहे हो, सीधा डायरेक्टली जैसा मार्केट में चल रहा है वैसे आपके पास स्ट्रैटेजी है, तो कहीं ना कहीं आप बेस्ट पॉइंट पर हैं, राइट। तो कहते हैं कि अलाइंग योर कंपनी इंटरनल कैपेबिलिटी, आपके पास जो इंटरनली आपके पास क्षमता है, स्किल है, पावर है, नॉलेज है, विद द अपॉर्चुनिटी इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अगर आप फिट कर रहे हैं, अलाइन कर पा रहे हैं, उनके साथ चल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इंटरनल कैपेबिलिटी मतलब समझ में आ गया कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। आपने एक स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा, ये पॉइंट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। एस का मतलब क्या है, आपकी स्ट्रेंथ की बात की जाती है। टी का मतलब क्या है, जो आपके पास थ्रेट की बात की जाती है। ओ का मतलब क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब क्या है, आपके पास वीकनेसेस की बात की जाए। ये दोनों क्या है आपके पास इंटरनल फैक्टर्स है और ये दोनों क्या है आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स है, राइट। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है दैट मीन्स आपके पास वो क्षमता है काम करने की, वो आपके पास कैपेबिलिटी है। एग्जांपल मैंने आपको पिज़्ज़ा का दिया, अगर आप पिज़्ज़ा जैसा कुछ बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ अब क्या चल रहा है, सैंडविच हो या फिर कोई और रोल चल रहा है, उनके अंदर सब में चीज़ आ रहा है, मोज़रेला चीज़ आ रहा है, जब उनको हीट किया जा रहा है, ओवन के अंदर किया जा रहा है, इवन तंदूर में किया जा रहा है, इवन उसको लजीज बनाने के लिए ऐसे वो बनाया जा रहा है ना। तो वो क्या है, आप अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का यूज़ करके आप कुछ नया प्रोड्यूस कर पा रहे हो, है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, वो फैक्टर्स जो कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल है बट आप उसको ईजिली अडेप्ट कर पा रहे हो, है ना। वो टारगेट जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, है ना, आपको भी नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जोन ऑफ स्ट्रैटेजी फिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज़ अ स्वीट स्पॉट पॉइंट, स्वीट स्पॉट वेयर यूर एरो इंटरनली कैपेबिलिटी, आपके पास है एरो, ठीक है, आप उसको परफेक्टली हिट कर पा रहे हो अपने टारगेट में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट दिस वर योर कंपनी थ्राइव्स बिकॉज इट्स स्ट्रैटेजी
आर परफेक्टली पोजिशन इन टू द एक्सप्लॉइटेड द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आपकी मार्केट के अंदर आप इजिली एग्जिस्ट कर पा रहे हो, इजिली एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आप इजिली अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी ऑफ फिट। ये आप देख पा रहे होगे ग्राफ है, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिवनेस दिखाया है कि आप कितना जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी अनसर्टेनिटी दिखाई हुई है कि कितना आप मतलब आपके पास अवेलेबल ना होते हुए आप कितनी जल्दी उसको अरेंज कर पा रहे हो, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजी फिट होने वाला है, ये सभी पॉइंट। ओके, उम्मीद करती हूँ स्ट्रैटेजी फिट का मतलब समझ में आ गया होगा। इंटरनल कैपेबिलिटी क्या है, जो कि आपका क्या है, एरो है, जो इस गोल के अंदर आप अचीव करना चाह रहे हो। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये आपको क्या है, टारगेट है, जिसके अंदर आपको हिट करना है, ये वाला, ठीक है। चलिए जी, अचीव एंड द मेंटेनिंग द स्ट्रैटेजी फिट, कैसे आप इसको अचीव कर पाएंगे, कैसे आप इसको मेंटेन करके रख पाएंगे। मेंटेन करके मतलब क्या है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको चेकआउट कर पा रहे हो, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप इसको एनालिसिस कर पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को कि है या नहीं है, रेगुलरली अपने ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आप मात नहीं खाएंगे। और साथ साथ आपको एक्सटर्नल पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आ रही है, तभी तो आप तभी तो आप सस्टेन होके रहोगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अचीविंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रैटेजी फिट रिक्वायर, ज़रूरी है क्या चीज़, कि कंटिन्यूअस डांस बिटवीन योर इंटरनल कैपेबिलिटी एंड एवर इवॉल्विंग देयर इज अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि आपको अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना होगा कंटिन्यूस लेवल पे, और साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या नई चीज़ आ रही है, क्या नई चीज़ विकसित हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपको थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, राइट, आपकी वीकनेस बन सकती है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था कि ऑनलाइन पेमेंट वाला, अगर मैं कहूँ कि एक दुकानदार है, ठीक है, दो दुकानदार लेते हैं, एक और एक बी, इनके पास कस्टमर आया और इसके पास कैश नहीं है, और ये कैश पेमेंट ही रिसीव करता है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं करता। तो इसने से सामान ले लिया और कहते हैं कि आपका QR कोड मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं तो नहीं यूज़ करता भाई, मुझे तो कैश ही चाहिए। तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास तो कैश नहीं, आप ऐसे करो अपने पास आपका सामान यहाँ रखो, और फिर ये जाएगा दूसरे दुकानदार के पास जो कि ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर लेता है। तो यहाँ से सामान लेना इसके लिए ईजी रहेगा, है ना, इसकी सेल भी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं इसके जो कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर है वो भी क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे सेल डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ कस्टमर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ थ्रेट बन गई है, आपके लिए वीकनेसेस बन गई है कि आपको ये चीज़ आती नहीं है, आप अपनी मार्केट में यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इन सभी चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल असेसमेंट एंड देयर इज ए एक्सटर्नल असेसमेंट, जो भी मैंने अभी आपको समझाया है। अलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंटिन्यूस लेवल पे आप उस एरिया को आइडेंटिफाइड करेंगे जहाँ पर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैन डायरेक्टली एड्रेस देयर इज ए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है कि आपके अंदर जो खूबी है ना, उसको पहचानेंगे, और वो खूबी ज़रूरत है बाहर वाले पॉइंट के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाना लॉकडाउन से पहले कुछ एक पर्सन्स को आता था, है ना, मैं कहूँ कि 100 में से मैं कहूँ कि 20% लोगों को ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन वेबसाइट्स को चलाना आता था, या मैं कहूँ कि जूम ऐप को यूज़ करना आता था, यूट्यूब का यूज़ करना आता था, ठीक है। जो ये 20% है आउट ऑफ 100 में से, तो बचे 80। तो इनके अंदर ये क्या है, ऑनलाइन पढ़ाने की ये क्या है, स्ट्रेंथ है। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो स्कूल तो नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते बच्चों को पढ़ाने, तो यहाँ पर इनके पास जो स्ट्रेंथ थी, इन्होंने किसके साथ मीट किया, जो बाहर मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही। जैसे कि हमने भी ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हम पढ़ा पाए थे बच्चों को, राइट। तो उस टाइम हमें पता था कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, इंटरनली हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को, उस स्किल को, उस नॉलेज को हमने यूज़ करके हमारे बाहर जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि हाँ पढ़ा सकते हैं बिना बाहर जाए भी, है ना, घर से बाहर तो निकलना नहीं था,
तो वो क्या है, मैंने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी का यूज किया, दैट्स इट, दैट मीन्स कि ब्रिज द गैप। ओके, इसी तरह से कस्टमर की जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। अमेज द अडेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स कि आप अडेप्टेबिलिटी को क्या कर पा रहे हो, अपना पा रहे हो। जैसे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी होगी तभी तो आप कर पाएंगे, है ना। यू कैन, दैट कैन बी एडजस्ट टू चेंज देयर इज अ सर्कमस्टांस, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेज है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको भी आपके अंदर चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चेंज आपको कोई कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सिखा के जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन का मतलब क्या है कि आप किसी कोई टीम वर्क कर रहे हैं, कोई सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। कोलाब्रेशन का पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर किया था कि आप अपने पूरी सप्लाई चेन के दौरान, ये पूरी चेन है, अगर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कोलाब्रेशन नहीं होगा तो आपकी सप्लाई चेन ब्रेक हो सकती है, आपकी सप्लाई चेन टूट सकती है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि टीम वर्क एंड द कम्युनिकेशंस, अगर एक ने भी इंफॉर्मेशन आगे या पीछे नहीं पहुँचाए तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, है ना। तो दैट्स अ रीजन कि आपको टीम वर्क के साथ एंड द कम्युनिकेशन टू इंश्योर ऑल द डिपार्टमेंट आर अवेयर टू ऑफ द स्ट्रैटेजी फिट एंड द कॉन्ट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टाइज। ये कह रहे हैं कि अपनी नॉलेज और अपने अवेयरनेसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बाहर फिट हो सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि अपनी इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। कस्टमर फोकस की बात की जाए, दैट मीन्स आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, कस्टमर के फेवर में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप केवल और केवल अपना ही प्रॉफिट देखें। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले कि मैं कहूँ, जो नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि एक प्रोडक्ट के प्राइस की रिगार्डिंग अगर बात करें, जो एक प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट में 10 रुपये का बिक रहा है, तो ये नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को, वही सेम प्रोडक्ट है, आप उसको 20 का सेल करें, नहीं, क्योंकि इसके कारण क्योंकि प्राइस एक ऐसा बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल डिक्रीज हो सकती है, आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही डाउन चला जा सकता है ना। तो डिसीजन इस तरीके से होने चाहिए, जैसे कि मैं कहूँ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए, तो ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए जो कि आपके कस्टमर को ज़्यादा इफेक्ट ना करते हो, है ना। जैसे मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि जो प्राइस होते हैं होलसेल वाले में, या फिर मैं कहूँ कि जो मॉल के अंदर होते हैं ₹99 की हर चीज़ ₹19, तो नज़र आ रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कीप योर कस्टमर एट द हार्ट ऑफ योर डिसीजन। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर भी है, जिसके कारण आप मार्केट में एग्जिस्ट करें, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। Rather to feedback regularly and then incorporated their need to their strategy to ensure you are always deliver the value। हमेशा जितने का प्रोडक्ट है ना, उतने का वो उतना ही उसका क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रोडक्ट 10 रुपये का ले 100 रुपये हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू डिसाइड होनी चाहिए, जिससे कारण आपके कस्टमर क्या बने रहेंगे, कंटिन्यूस लेवल पे बने रहेंगे, तभी आप मार्केट में फिट रह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग एंड अडेप्टेशंस। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि आप ये देख पा रहे हो कि आप अपने मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये बात भी आ सकती है, जैसे कि कोई भी जैसे नई चीज़ आती है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया टॉपिक देते हैं कि मैम इसका मतलब क्या है, मैम इसका मतलब क्या है, कि हम उस चीज़ों से क्या रहते हैं, सीखते रहते। कुछ एक चीज़ ऐसी होती है कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ इस सेमेस्टर में हो सकता है, या कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर और ऐड करने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एडवाइस दिया था कि मैम ऐसे आप पिक्चर के साथ, इवन जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स ऐड है, राइट, जैसे कि ये पिक्चर्स ऐड है, तो इनके थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये क्या है कि मैं ऑनगोइंग लर्निंग के ऊपर जा रही हूँ, हर चीज़ को ट्रैक करते जा रही हूँ, कस्टमर्स के फीडबैक की बेस पे चल रही हूँ, मेजर कर रही हूँ, मॉनिटर कर रही हूँ उन चीज़ों को, है ना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इवन प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि सर्विसेज के साथ होता है, प्रोडक्ट के साथ भी वैसा होता है। तो ये क्या करें कि इस्टेब्लिशमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको हम KPI से नाम से जानते हैं, टू मॉनिटर यूर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए। एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्ट्रैटेजी फिट, आपको ये भी देखना चाहिए कि कितना आपको जो स्ट्रैटेजी हो काम कर पा रही है, कितनी आपकी स्ट्रैटेजी आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस कर पा रही है। डू नॉट हेजिटेट यू टू एडजस्ट
योर अप्रोच बेस्ड ऑन द डाटा ऑन द रियल टाइम फीडबैक। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मैम आप जैसे स्टार्टिंग में जब हमने ऐसे पीपीटी पे पढ़ाना शुरू किया था, पीडीएफ से पढ़ाना शुरू किया था, वो कहते हैं कि मैम आपका तो जैसे हैंड रिटन में ही सही अच्छा लगता था, ये बहुत ऐसे फीडबैक्स आए थे। स्टार्टिंग में जब हम नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई चीज़ हम शुरू करते हैं ना तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बट आपको उससे दबना नहीं होता है। चाहे मैं हूँ यहाँ पर, कोई आप भी कोई काम शुरू कर रहे हैं, अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स दे रहे हैं तो आपको उनको इम्प्रूव करना है। और मैं 101% बता रही हूँ आपको, 101% गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे ऊपर फोकस करके आप कोई काम कर रहे हैं ना तो उसके अंदर रिजल्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप खुद देख पाएंगे। इवन मैं तो खुद इस चीज़ से इम्प्रूवड हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से सप्लाई चेन में होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट की बार बार मिस्टेक्स हो रही है, बार बार उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ रही है, तो आप उसको अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रेस द ऑनगोइंग लर्निंग। आप हर चीज़ें, लॉन्ग लाइफ लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है, अप स्किल भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यू चैलेंजेस आते हैं, नई नई आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में एग्जिस्ट हो सकते हो। तभी तो आप क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे ना स्ट्रैटेजी फिट को। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना होगा कि जो स्ट्रैटेजी फिट है वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक जर्नी है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंटिन्यूस रिफाइन योर अप्रोच एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवॉल्व। कह रहे हैं कि अगर आपके पास लैंडस्केप इवॉल्व हो रहे हैं, नया नया चीज़ विकसित होती जा रही है, नई नई चीज़ों के साथ आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी आप मार्केट में स्टेबल रह सकते हो, ठीक है। देखो छोटा सा चैप्टर था यहाँ पर, जो कि मेन बात समझने की थी, स्ट्रैटेजिक फिट था कि आप अपनी मार्केट में अपने कंपटीटर के साथ फिट हो पा रहे हो, अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हो। इसके 3 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। और फाइनली हमने इसके अंदर डिस्कस किया ये सभी पॉइंट्स। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आपके जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप विजिट करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बीकॉम क्लासेस 2023-2024 के यहाँ पर 137 वीडियोज़ आर अवेलेबल, और इवन अलग अलग सेमेस्टर्स के मैंने अलग अलग भी पीडीएफ बनाए हुए हैं, ठीक है। और वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पर्टिकुलर चैप्टर की या फिर किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की, तो आप ले सकते हैं। ₹9 हमने चार्ज रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेंशन नहीं लेने का, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टर्म्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जितना हो सकता है मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, 30 से 40 मिनट के अंदर सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड वीडियो 2-3 दिन डिले हो गई क्योंकि हेल्थ इशू था, और अभी भी फ़िलहाल चल ही रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10 से 12 चैप्टर कहीं ना कहीं मैं आपको कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।